बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, तृतीय कोट की अभिक्रिया। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, उसी क्रम में आप पढ़ेंगे तृतीय कोट की अभिक्रिया। तृतीय कोट की अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है उसे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। 3 सांद्रता पदों पर, यानी अगर एक अभिकारक होगा तो उसकी सांद्रता का 3 घात होगा। यदि 2 अभिकारक होंगे तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता का 1 घात और किसी दूसरे अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के गुणनफल के समानुपाती होगा। या अगर 3 अभिकारक हैं अलग अलग ए बी सी, तब वहां पर अभिक्रिया का जो दर होगा यानी वेग, वह तीनों सांद्रता पदों पर यानी दर समानुपाती ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता इंटू सी की सांद्रता। क्लियर हो गई परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है उसे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पर जैसे तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए हम वेग लिखेंगे दर, तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू अभिकारक अगर a है तो अभिकारक a की सांद्रता का घात 3। ठीक है, अगर 2 अभिकारक हैं मान लीजिए a और b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या dx अपान dt बराबर k इंटू a इंटू b का स्क्वायर या a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 अलग अलग अभिकारक हैं a b c, तो वहां पर हमारा वेग हो जाएगा dx अपान dt बराबर k इंटू a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता इंटू c की सांद्रता। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होगा। मात्रक सभी अभिक्रियाओं के लिए आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, परीक्षाओं में पूछता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, बहुविकल्पीय प्रश्न भी इस पर आता है, मल्टीपल चॉइस वाला। तो यहां पर देखिए आपका dx सांद्रता है, तो सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर, और यहाँ A, B, C तो सबकी सांद्रता है, तो यहाँ मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर, तो 1 मोल प्रति लीटर 1 मोल प्रति लीटर से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, मोल स्क्वायर बटे लीटर का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो उलट जाएगा, लीटर स्क्वायर बटे मोल स्क्वायर। अब बटा में dt है तो dt माने टाइम, समय है, तो हम इसका मात्रक बना लेंगे कि k का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय। समय को आप सेकंड, मिनट, घंटा किसी में भी ले सकते हैं। अगर सेकंड में लेंगे तो प्रति सेकंड हो जाएगा, मिनट में लेंगे तो प्रति मिनट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर सीधे क्या लिख दिया जाता है, समय। समय की यूनिट जो भी आप ले लेते, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि आपका k का मात्रक यहाँ लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय। अब इसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की वायु से क्रिया हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा, वायु से क्रिया होगी, क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, NO2 भूरे रंग की गैस होती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो अब यहां पर देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 अणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो यहां पर यदि हमको वेग लिखना हो, दर लिखना हो,
तो ये प्रायोगिक है, प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया, पाया गया कि यह अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर की होती है, तृतीय कोट की होती है। तो यहां पर हम वेग लिखेंगे dx/dt बराबर k इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड NO की सांद्रता का घात 2 स्क्वायर इंटू O2 की सांद्रता इसका घात 1। तो देखिए आपका 3 हो गया ना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है FeCl3 प्लस SnCl2, यानी फेरिक क्लोराइड की स्टेनस क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड का अपचयन हो जाता है फेरस क्लोराइड में, और जो स्टेनस क्लोराइड होता है इसका ऑक्सीकरण होता है किसमें, स्टेनिक क्लोराइड में। तो यहां पर देखिए फेरिक क्लोराइड के 2 अणु और स्टेनस क्लोराइड का 1 अणु भाग ले रहा है, और यह तृतीय कोट की अभिक्रिया है। यहां पर हमको वेग लिखना है तो dx/dt बराबर लिखेंगे k इंटू फेरिक क्लोराइड की सांद्रता का घात 2 इंटू स्टेनस क्लोराइड की सांद्रता का घात 1। तो हो गया ना तृतीय कोट की अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारी तृतीय कोट की अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगली चीज पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी रूल पर पढ़ेंगे परंपरा के अनुसार। अगला चीज हम लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक अभिक्रिया का समीकरण। तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, जैसे इसके पहले हम लोग शून्य कोट में पढ़े थे k बराबर x/t। फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोट के लिए पढ़े थे k बराबर 2.303 अपान t log base 10 a/a-x। सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा गया था k बराबर 1/t इंटू x/a इंटू a-x। तो उसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, अभिक्रिया का क्या समीकरण होगा, उसी पैटर्न पर, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं, आप उसी तर्ज पर करेंगे, अपने से कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हमने मान लिया कि हमारा अभिकारक A है, B है, C है। A प्लस B प्लस C इससे मिलकर के क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब यहां पर मान लिया जाए कि जो हमारा अभिकारक A है, B है, C है, इनकी प्रारंभिक सांद्रताएं स्मॉल a मोल प्रति लीटर, स्मॉल b मोल प्रति लीटर और स्मॉल c मोल प्रति लीटर हैं क्रमशः। यानी A की सांद्रता स्मॉल a, अभिकारक B की सांद्रता स्मॉल b, अभिकारक C की सांद्रता स्मॉल c मोल प्रति लीटर, ये मान लिया। अब ये मान लें कि जब अभिक्रिया शुरू हो रही है तो समय t पर, t समय के बाद इन अभिकारकों में से x सांद्रता यानी x मोल प्रति लीटर क्या हो रहा है, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब समय t पर x सांद्रता उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा तो समय t पर इन अभिकारकों की क्या सांद्रता शेष बचेगी, तो अभिकारक A की सांद्रता समय t पर कितनी हो जाएगी, a माइनस x, स्मॉल a माइनस x। उसी तरह अभिकारक B की सांद्रता कितनी हो जाएगी, स्मॉल b माइनस x। C की सांद्रता C माइनस x। तो जैसे देखिए यहां पर A की सांद्रता स्मॉल a माइनस x, B की सांद्रता b माइनस x और C की सांद्रता C माइनस x है, ठीक है। तो समय t पर अभिक्रिया का वेग हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि dx/dt बराबर k इंटू a माइनस x गुणे b माइनस x गुणे c माइनस x लिख सकते हैं ना, तीनों सांद्रता पदों का गुणनफल होता है। तो dx/dt बराबर k इंटू a माइनस x इंटू b माइनस x इंटू c माइनस x। अब देखिए यहां पर हमको समाकलन करना होगा आगे, तो ऐसे समाकलन करना टेढ़ा होगा। तो इसको ये मान लिया जाता है कि यदि a माइनस x, b माइनस x और c माइनस x ये तीनों ही आपस में क्या हो,
बराबर हो। क्या हो? बराबर। जैसे सेकंड ऑर्डर में आपने माना था a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को बराबर करके समाकलन किया था, तो उसी तरह से यहां मान लेंगे यदि a माइनस एक्स बराबर b माइनस एक्स बराबर c माइनस एक्स, तो हम किसी एक सांद्रता पद का घात कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं ना, तीनों बराबर हो गए तो अब dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा। हम a माइनस एक्स का घात लिखना चाहें तो सबकी जगह पर a माइनस एक्स गुणे a माइनस एक्स गुणे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का घात 3 हो जाएगा ना। तो dx अपॉन dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स का घात 3। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करिए, a माइनस एक्स को इधर ले आइए, dt को उधर ले जाइए, तो हम ये कह सकते हैं कि dx अपॉन a माइनस एक्स का घात 3 बराबर k इंटू dt। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करने पर क्या परिणाम आता है? सीधे आपको लिख देना है, ये सूत्र है। जब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करके हल करेंगे, तो आपको समीकरण मिलेगा k बराबर 1/2t इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। देखिए ये समीकरण प्राप्त हो रहा है, यही समीकरण कहलाता है तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण क्या? k बराबर 1/2t इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जानना चाहते हो कि ये समीकरण कैसे आता है, समाकलन, क्योंकि इसके पीछे भी हमने आपको समाकलन करके दिखाया है, तो इसको भी करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए, अगर इसका समाकलन करेंगे, आप देखिए यहां पर समाकलन किया गया है, तो समाकलन करेंगे जब dx अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब बराबर k इंटू dt, तो आपको मिलेगा 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर kt प्लस c, जहां c क्या होता है? समाकलन नियतांक या स्थिरांक। कहीं कहीं i लिया जाता है, तो चाहे c हो चाहे i हो, तो समाकलन करने पर यह चीज मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? t का मान 0 लेंगे। यदि t बराबर 0 यानी समय 0 है, तो 0 समय का मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, और जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो अभिकारक की कितनी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होगी? बताइए, कितनी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होगी? कुछ भी नहीं। कितनी? कुछ भी नहीं, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो t बराबर 0, तो x बराबर भी क्या लेंगे? 0। तो अब यहां पर मान रखिए, तो kt का मान पूरा 0 हो जाएगा जब t का मान 0 रखेंगे तो, और x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a स्क्वायर। तो c का मान जो समाकलन नियतांक है, इसका मान निकल करके आएगा c बराबर 1/2a का स्क्वायर। ठीक है, अब इस c के मान को फिर से इसी समीकरण में रखना है, तो जब फिर से रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर kt प्लस c के स्थान पर क्या रखेंगे? 1/2a का स्क्वायर रखेंगे ना। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसको पक्षांतर करिए तो हम kt बराबर लिख सकते हैं। अब ये 1/2a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो kt बराबर हो जाएगा 1/2a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहां पर 1/2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है। तो जब 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1/a माइनस x का स्क्वायर, और माइनस यहां क्या बचेगा, 1/2 निकल गया तो 1/a का स्क्वायर हो गया ना। तो kt बराबर ये हो गया, इसलिए k बराबर कितना होगा, तो यह t नीचे आ जाएगा इधर, तो k बराबर हो जाएगा 1/2t इंटू 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। देखिए वही समीकरण मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो ये समाकलन करने पर आपको आता है। तो ये डेरिवेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जानकारी के लिए है। आप फाइनली ये सूत्र याद रखेंगे, परीक्षाओं में आपसे पूछ देता है, 1 नंबर में प्रश्न पूछ देता है तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो सीधे लिख देंगे तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण k बराबर 1/2t इंटू 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। उसके बाद नीचे दिखाएंगे कौन क्या है, तो लिख देंगे जहां k वेग स्थिरांक है, a प्रारंभिक सांद्रता है, x समय t पर सांद्रता है, ठीक है, t समय t है, ठीक ना। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन इसका दिखा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण। अभिक्रिया के समीकरण के बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें हेडिंग हम लोगों को वह क्या होता है, अर्ध आयु। अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं अर्ध आयु किसे कहते हैं, हाफ लाइफ। अर्ध आयु वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, अर्थात आधा शेष रहता है, उस समय को उस क्रिया की क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। यहां पर अर्ध आयु पढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, जो अभिक्रिया का समीकरण है उसी समीकरण से सूत्र निकालेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए समीकरण होता है k बराबर 1/2t इंटू 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। अब इस समीकरण में t के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, t हाफ, यह संकेत होता है अर्ध आयु का। तो t के स्थान पर t हाफ यानी अर्ध आयु, तथा x के स्थान पर x बराबर, तो जब समय t की जगह t हाफ ले लिए तो x क्या है, समय t पर अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता यानी विघटित मात्रा। तो कितना परिवर्तित होगा, प्रारंभिक का आधा होगा ना। तो प्रारंभिक सांद्रता a है तो उसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो इस समीकरण में t के स्थान पर t हाफ रखिए और x के स्थान पर a/2 रखिए और उसको हल करिए। तो जब हल करेंगे तो आपको समीकरण मिलेगा k बराबर 1/2t हाफ इंटू 3/a स्क्वायर। आप अलग से इसको हल करके देख लीजिए, यह हो जाएगा x की जगह a/2 रखेंगे तो a माइनस a/2 तो बचेगा a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4/a स्क्वायर होगा, और 4/a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3/a स्क्वायर मिलेगा ना। तो 3/a स्क्वायर वही आ जाता है। तो k बराबर 1/2t हाफ इंटू 3/a स्क्वायर। तो t हाफ बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, k इधर आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2 k इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका 3/2 ये आपका संख्या है, स्थिर राशि है, k आपका वेग स्थिरांक है, अभी स्थिर है। तो आप यहां कह सकते हैं कि t हाफ समानुपाती 1/a स्क्वायर, यानी जो अर्ध आयु है
यह प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। 1/a² है ना, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जब व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो अब ये हम कह सकते हैं कि अर्थात तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष निकल गया कि तृतीय कोट की अभिक्रिया में अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसमें हेडिंग आएगा हम लोगों को लक्षण। तृतीय कोट की अभिक्रियाओं के क्या लक्षण है, तो आपको याद हो गया होगा, पहले भी आपने पढ़ा हुआ। तो पहला लक्षण ये दे देंगे कि फला अभिक्रिया जो है फला समीकरण का पालन करती है। अगला लक्षण दे देंगे उसके वेग स्थिरांक के मात्रक के अनुसार, मात्रक देख करके कि के का मान सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। एक लक्षण हो जाएगा अर्ध आयु वाला, अर्ध आयु और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है ये दिखा देंगे। और एक आपका लक्षण हो जाता है ग्राफ पर, ठीक है, और अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो देखिए पहला आप दे सकते हैं तृतीय कोट की अभिक्रियाएं निम्न समीकरण का पालन करती हैं, और समीकरण लिख दीजिए k बराबर 1/2t इंटू 1/a - x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ओके, दूसरा लक्षण अभी आपने देखा k का मात्रक, तो k का मात्रक लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय है, यानी सांद्रता का मात्रक इसमें आ रहा है ना, तो आ रहा है लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, मोल बटा लीटर उसका उल्टा है, लेकिन है ना। तो अब ये आप कह सकते हैं कि अगर सांद्रता के इकाई को बदल लें तो यहां पर k का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ये लीटर मोल नहीं होता, केवल समय रहता, तब आप ये कह सकते हैं कि सांद्रता का मात्रक नहीं है, तो इसलिए यहां पर अभिकारक की सांद्रता की यूनिट बदलने पर k का मान नहीं बदलेगा। लेकिन यहां लीटर और मोल उपस्थित है, इसलिए आप ये कहेंगे कि k का मान अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है। चूंकि लीटर मोल में है, उसी को ग्राम प्रति लीटर में कर दीजिए तो बदल जाएगा, ग्राम तुल्यांक कर दीजिए तो बदल जाएगा वैल्यू, तो इसलिए k का मान क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा लक्षण हो जाएगा, अभी आपने देखा कि t समानुपाती 1/a², तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक लक्षण ये हो गया। चौथा लक्षण आप कह सकते हैं अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। और पांचवा और अंतिम लक्षण 1/a - x का स्क्वायर, यानी 1/, सांद्रता का स्क्वायर और समय t के मध्य 1/, सांद्रता का स्क्वायर और समय t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा में जो स्लोप होता है वह 2k होता है, 2k के बराबर। देखिए 1/c का स्क्वायर यानी 1/ सांद्रता का स्क्वायर यानी 1/a - x का स्क्वायर है, और ये समय t है, तो इस समय t पर और सांद्रता के स्क्वायर का व्युत्क्रम लेकर के जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यह जो ढाल होता है स्लोप वह 2k होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ऑल अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोट निर्धारित करने की विधियां। अभी आपने पढ़ा है शून्य कोट की अभिक्रिया, फर्स्ट कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, तमाम उसके गुणों को पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभिक्रिया की कोट कैसे निर्धारित करेंगे। वैसे आपको एक सूत्र बताया गया है, अभिक्रिया का वेग लिखा हुआ है, दर लिखा हुआ है,
तो अभिकारक के जो सांद्रता पद होते हैं उनकी घातों का योगफल कर देते हैं, तो वही योगफल अक्रिया की क्या कहलाती है? कोट। लेकिन यहां कोट निकालने के कुछ तरीके हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहली विधि है अभिक्रिया समीकरण के उपयोग द्वारा। अभिक्रिया समीकरण, तो जैसे हमारे पास शून्य कोट के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए समीकरण होता है k बराबर x अपान t। प्रथम कोट के लिए समीकरण होता है वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 अपान t log बेस 10 a अपान a माइनस x। सेकंड ऑर्डर के लिए होता है k बराबर 1 अपान टी इंटू एक्स अपान ए इंटू ए माइनस एक्स। और थर्ड ऑर्डर के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है k बराबर 1 अपान 2t इंटू 1 अपान ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान ए का स्क्वायर। तो इन अभिक्रिया समीकरणों का उपयोग करके हम अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे भिन्न भिन्न समय पर जो सांद्रता होगी वो दी रहेगी। सवाल में अलग अलग समय पर अभिकारक की समय t पर जो सांद्रताएं होंगी वो दिया रहेगा, और उन सांद्रताओं को इन अभिक्रिया समीकरणों में रख करके हम वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे। जैसे पहला डाटा जो दिया होगा उस पहले डाटा के प्रयोग से वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे। वह मान लीजिए k1 आ गया। इसी तरह से दूसरे डाटा का प्रयोग करके उसी समीकरण में आप वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे, वह आ गया k2। इसी तरह से तीसरा डाटा दिया हुआ है तो उसी समीकरण का प्रयोग करके निकालेंगे k3। और उसके बाद टैली करेंगे k1, k2 और k3। जिस अभिक्रिया समीकरण के प्रयोग से k1, k2, k3 का मान बराबर या लगभग बराबर आएगा, वही उस अभिक्रिया की कोट मानी जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के समीकरण का प्रयोग करके डाटाओं को जब आप रखते हैं तो उसे k1, k2, k3 के मान समान आते हैं, तो आप ये कहेंगे कि चूंकि प्रथम कोट के अभिक्रिया समीकरण के प्रयोग से k1, k2, k3 का मान लगभग स्थिर आता है, चाहे आ रहा है, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोट की है। ठीक है ना? यानी जिस कोट के अभिक्रिया समीकरण के प्रयोग से वेग स्थिरांक का मान k1, k2, k3 समान या स्थिर, लगभग स्थिर आता है, वही उस अभिक्रिया की कोट मानी जाती है। ठीक है? तो इस तरह से अभिक्रिया समीकरण का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। सवाल में बस डाटा दे देगा, कह देगा बताइए यह अभिक्रिया किस कोट की है, तब उस स्थिति में आप शून्य कोटि से चेक करेंगे पहले। अगर उसमें बराबर आ गया तो शून्य कोटि हो गया, नहीं बराबर आया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप प्रथम कोटि के समीकरण का प्रयोग करके k1, k2, k3 के मान निकालेंगे। अगर इसमें बराबर आ गया तब आप कहेंगे कि प्रथम कोटि का है। अगर बराबर नहीं आया तब क्या करना होगा? फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो ये समीकरण है इसका प्रयोग करके k1, k2, k3 का मान निकालेंगे। ठीक है? अगर सवाल में ऐसे दिया हो, डाटा दे करके कह दे सिद्ध करिए यह अभिक्रिया प्रथम कोट की है, तो जब नाम दे दिया कि यह प्रथम कोट की है तो सीधे आप प्रथम कोटि का समीकरण रख करके, लिख करके, उसमें भिन्न भिन्न डाटा जो दिया है समय और सांद्रता, उनको रख कर हल करके k1, k2, k3 के मान निकालिए। वो लगभग क्या आ जाएगा? स्थिर। तो नीचे आप लिख देंगे कि चूंकि k1, k2, k3 के मान लगभग स्थिर हैं, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोट की है। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। ठीक है ना? इस तरह से आप करेंगे। तो ये पहली विधि हो गई अभिक्रिया समीकरण के प्रयोग द्वारा। दूसरी विधि कोट निकालने की है ग्राफ विधि द्वारा। ग्राफिकल मेथड है ग्राफ विधि।
भिन्न भिन्न सांद्रता यानी अभिकारकों की जो सांद्रता और समय होता है, अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींच करके भी हम अपक्रिया की कोट निकाल सकते हैं। आप सभी अपक्रियाओं में सांद्रता और समय के बीच ग्राफ देखे हैं, यहां इकट्ठा कर दिया गया है। जैसे जीरो ऑर्डर में इधर समय है और इधर क्या है, C का मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। तो समय और सांद्रता के बीच जो ग्राफ खींचेंगे इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर समय और सांद्रता का लाग ले लिया जाए, लाग सांद्रता, सांद्रता के लाग और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी तरह की रेखा प्राप्त हो रही है सीधी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। यदि समय और 1/, सांद्रता लें, सांद्रता का व्युत्क्रम 1/a माइनस x, तो यहां पर इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होगी। यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है और थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a माइनस x का स्क्वायर यानी समय t पर जो सांद्रता है उसका वर्ग 1/c का स्क्वायर, सांद्रता के वर्ग का व्युत्क्रम 1/c का स्क्वायर और समय के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से थोड़ा हट करके गुजर रही है, तो यह कहलाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से समय और सांद्रता के बीच हम ग्राफ खींच करके भी अपक्रिया की कोट को निर्धारित कर सकते हैं। तीसरी विधि हम लोग की आती है अर्ध आयु विधि द्वारा। अर्ध आयु, यदि हम मान लें कि nth कोट की अपक्रिया है, अपक्रिया की कोटि n है और अर्ध आयु t हाफ है, तो t हाफ और अर्ध आयु और अपक्रिया की कोट और प्रारंभिक सांद्रता में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? t हाफ समानुपाती 1/a का घात n माइनस 1, या इसी को कह सकते हैं t हाफ इंटू a का घात n माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ये देखिए कैसे आता है, ये आपका आता है, आप पढ़ चुके हैं, शून्य कोट में आपने पढ़ा हुआ है। शून्य कोट के लिए क्या होता है? t हाफ समानुपाती a होता है, याद करिए, पढ़े हैं ना। और प्रथम कोट के लिए क्या होता है? t हाफ समानुपाती a का घात 0 होता है। और सेकंड ऑर्डर में t हाफ समानुपाती 1/a होता है। और थर्ड ऑर्डर में क्या होता है? t हाफ समानुपाती 1/a स्क्वायर। तो हमारा जो समीकरण है देखिए, t हाफ समानुपाती 1/a का घात n माइनस 1, यही ना है। यहां n अपक्रिया की कोटि है, तो अगर अपक्रिया की कोटि शून्य है तो n की जगह पर शून्य रखिए तो क्या हो जाएगा? 1/a का घात 0 माइनस 1 यानी a का घात ऋण 1, तो a का घात ऋण 1 को ऊपर ले जाएंगे तो a का घात 1 यानी t हाफ समानुपाती a हो जाएगा। शून्य कोट के लिए हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, तो 1/a का घात 0 चाहे a का घात 0, बात वही है। यानी प्रथम कोटि में अपक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो n की जगह 2 होगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी t हाफ समानुपाती 1/a, देखिए ये है। थर्ड ऑर्डर होगा तो n का मान 3 होगा, 3 माइनस 1 यानी 2 यानी 1/a का स्क्वायर, तो t हाफ समानुपाती 1/a का स्क्वायर, ठीक है। तो यह एक सामान्य समीकरण है, t हाफ समानुपाती 1/a इंटू n माइनस 1, या इसी को आप लिख सकते हैं t हाफ इंटू a का घात n माइनस 1 बराबर क्या? कांस्टेंट। तो इस सूत्र के प्रयोग द्वारा भी हम अपक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। अगर अर्ध आयु और प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। देखिए, जीरो ऑर्डर में इस तरह से सीधी रेखा, फर्स्ट ऑर्डर में
सांद्रता पद के अक्ष के समानांतर। सेकंड ऑर्डर में इस तरह से है और थर्ड ऑर्डर में आपकी ये सीधी रेखा है। और देखिए ये वाली जो रेखा है और आयु और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य, यह ग्राफ क्या इंगित कर रहा है? यह ग्राफ इस बात की पुष्टि कर रहा है कि टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के क्या है? समानुपाती। जैसे जैसे आपका ये टी हाफ बढ़ेगा ए भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या ए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टी हाफ, ठीक है। यहां पर टी हाफ और ए के बीच जो ग्राफ है, देखिए यहां पर क्या है कि जो अर्ध आयु है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करे। सांद्रता कितना हो अर्ध आयु क्या है? वही है, स्थिर है। यानी यहां पर टी हाफ समानुपाती ए का घात 0। यहां पर देखिए टी हाफ और ए, तो यहां पर देखिए ग्राफ बता रहा है कि टी हाफ और सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। यानी अगर अर्ध आयु को देखिए घट रहा है तो सांद्रता बढ़ रही है। अगर सांद्रता आपका बढ़ेगा तो अर्ध आयु घटेगा। उसी तरह से यहां पर तेजी से घटता है, यानी 1/a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगली विधि है अवकलन विधि। अवकलन विधि द्वारा भी हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभिक्रिया की कोटि n है और समय t पर अभिकारक की सांद्रता c हो। अभिकारक की सांद्रता c और अभिक्रिया की कोटि n, तो हम क्या कह सकते हैं? r समानुपाती c का घात n, ये लिख सकते हैं। यानी r समानुपाती c का घात n, ये लिख सकते हैं क्रिया का वेग या दर। अगर प्रयोग किया जाए दो भिन्न भिन्न प्रयोगों में अभिकारक की भिन्न भिन्न सांद्रता और भिन्न भिन्न आपका दर हो, तो जैसे अगर सांद्रता C1 और C2 हो और उस समय वेग यानी दर R1 और R2 हो, तो आप ये कह सकते हैं कि R1 समानुपाती C1 का घात n और R2 समानुपाती C2 का घात n। चूंकि अभिक्रिया वही है तो कोट क्या रहेगी? वही रहेगी, n रहेगी। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि R1 अपान R2 बराबर C1 अपान C2 पूरे का घात n लिख सकते हैं। देखिए R1 अपान R2 बराबर C1 अपान C2 का घात n। या यदि आप लाग लेना चाहें तो लिख सकते हैं लाग R1 अपान R2 बराबर लाग C1 अपान C2 का घात n, और यह n आ जाएगा इधर, तो इसी को आप लिख सकते हैं n लाग C1 अपान C2 लिख सकते हैं। या n बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो n बराबर हो जाएगा लाग R1 अपान R2 बटा में लाग C1 अपान C2। और आप लाग रूल जानते हैं, लाग ए अपान बी है तो उसको लिख सकते हैं लाग ए माइनस लाग बी। तो इसको आप लिख सकते हैं n बराबर लाग R1 माइनस लाग R2 बटा में लाग C1 माइनस लाग C। देखिए n बराबर, तो n बराबर लाग R1 माइनस लाग R2 बटा लाग C1 माइनस लाग C2। तो इस समीकरण का प्रयोग करके आप n का मान निकाल सकते हैं। n का मान 0 आएगा तो शून्य कोटि, 1 आएगा तो प्रथम कोटि, 2 आएगा द्वितीय कोटि, 3 आएगा तो तृतीय कोटि, ठीक है। तो इस तरह से आप अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कर सकते हैं।